Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. सोचिए एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एक ऐसे समझौते के बारे में जो कानूनी तौर पर कभी हुआ ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? यही वो आइडिया है जो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष केस के बिल्कुल सेंटर में है। ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था जिसने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कि कैसे। बस ये एक लाइन इस पूरे केस का सार है, और ये एक बहुत ही पावरफुल कानूनी सिद्धांत है कि एक माइनर मतलब एक नाबालिग के साथ किया गया एग्रीमेंट सिर्फ तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि कानून की नज़रों में वो कभी था ही नहीं, जैसे वो बना ही नहीं। इसके लिए एक खास लीगल टर्म है, वॉइड एब इनिशियो। इसका सीधा सा मतलब है बिल्कुल शुरुआत से ही जीरो। सोचिए जैसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लिखा तो गया, लेकिन स्याही सूखने से पहले ही वो हवा हो गया, उसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक अनुबंध जिसकी कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ कोई पुराना धूल भरा केस नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज नाबालिगों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा कानून खड़ा है। उस वक्त कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या एक नाबालिग का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से शून्य होता है, मतलब शुरू से ही डेड, या फिर वो सिर्फ शून्य करणीय होता है, यानी वॉइडेबल होता है, जिसका मतलब है कि नाबालिग बड़ा होकर उसे मानने या न मानने का फैसला कर सकता है। इसी छोटे से फर्क ने इस पूरे केस को जन्म दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नाबालिग और साहूकार। देखिए, हर कानूनी मामले के पीछे एक कहानी होती है, और इस कहानी में एक तरफ एक नौजवान अमीर वारिस है और दूसरी तरफ एक तजुर्बेकार साहूकार। तो देखते हैं कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। धर्मोदास घोष, जो उस वक्त माइनर थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ब्रह्मोदत्त नाम के एक साहूकार के पास 20,000 रुपए में गिरवी रख दी। कमाल की बात यह है कि उनकी मां ने साहूकार को पहले ही लीगल नोटिस भेजकर बता दिया था कि उनका बेटा नाबालिग है, लेकिन डील फिर भी हो गई। इसके बाद धर्मोदास ने अपनी मां के जरिए इस पूरी मॉर्गेज डील को ही रद्द करने के लिए केस फाइल कर दी। 20,000 रुपए के वादे के बावजूद धर्मोदास को असल में मिले सिर्फ 8,000 रुपए। ये छोटी सी डिटेल जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कागजों पर एक डील नहीं थी, असली पैसों का लेन देन हुआ था। और यही है इस केस का सबसे जरूरी पॉइंट। साहूकार को कोई धोखा नहीं दिया गया था। उसके एजेंट केदारनाथ को शुरू से पता था कि वो एक नाबालिग के साथ डील कर रहा है। ये जानकारी केस के नतीजे के लिए बहुत अहम साबित। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अदालत के मुख्य प्रश्न। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो वकीलों की सारी बहसें 3 मेन लीगल सवालों के इर्द गिर्द घूमने लगी। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका नेचर क्या था? क्या ये शुरू से ही जीरो था या इसे बाद में अमान्य किया जा सकता था? दूसरा सवाल जुड़ा था फेयरनेस से। अगर मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट जीरो है, तो क्या धर्मोदास को वो 8,000 रुपए लौटाने होंगे जो उसे मिले थे? मतलब क्या वो पैसे भी रख सकता है और कॉन्ट्रैक्ट से भी आज़ाद हो सकता है? और तीसरा सवाल था एक कानूनी सिद्धांत के बारे में जिसे कहते हैं एस्टॉपल। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आप अपनी ही कही बात से बाद में मुकर नहीं सकते। तो सवाल ये था, क्या धर्मोदास को अपनी उम्र गलत बताने की वजह से बाद में ये कहने से रोका जा सकता है कि वो तो नाबालिग था? तो अब कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश हुईं। धर्मोदास का पक्ष इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 पर टिका था, जो कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ साहूकार का पक्ष इंसाफ की दुहाई दे रहा था और कह रहा था कि धर्मोदास ने अपनी उम्र गलत बताई थी। सेक्शन 4, फैसला, मुनाफे पर सुरक्षा को तरजीह। अब इतनी बहस के बाद उस समय की सबसे बड़ी अदालत प्रिवी काउंसिल ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दिशा ही बदल दी। अदालत का पहला और सबसे क्लियर फैसला, एक नाबालिग के साथ किया गया अग्रीमेंट पूरी तरह से शून्य है, इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि एस्टॉपल का सिद्धांत नाबालिगों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई नाबालिग अपनी उम्र के बारे में झूठ भी बोल दे, कानून फिर भी उसकी रक्षा करेगा। कानून की दी हुई सुरक्षा किसी भी गलत बयानी से ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं फैसले के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर। साहूकार को उसके 8,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अदालत ने कहा कि साहूकार ने जानबूझकर ये जोखिम उठाया था।
उसे पता था कि वो एक नाबालिग के साथ डील कर रहा है। अदालत एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में मदद नहीं कर सकती जो शुरू से ही शून्य था। सेक्शन 5 विरासत, एक ढाल या एक तलवार। तो सवाल उठता है कि ये 100 साल से भी पुराने फैसले की आज क्या अहमियत है। ये एक ऐसा नियम है जो नाबालिगों के लिए एक ढाल का काम करता है, लेकिन कुछ लोग इसे एक ऐसी तलवार भी मानते हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए इस केस से जो मेन लीगल प्रिंसिपल्स निकले उन पर एक नजर डालते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल शून्य है। दूसरा, माइनर के बड़े होने पर भी इसे वैध नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, एस्टोपेल का रूल लागू नहीं होता। और आखिर में, अगर दूसरी पार्टी को माइनॉरिटी का पता था तो पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं। ये केस आज भी लॉ स्कूलों में इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये नाबालिगों को शोषण से बचाता है। ये भी दिखाता है कि कानून की दी हुई सुरक्षा नैतिकता या फेयरनेस की दलीलों से ऊपर है, और इसके सिद्धांतों ने दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर अपना असर डाला है। लेकिन इस फैसले को हमेशा एक दो-धारी तलवार की तरह देखा गया है। एक तरफ ये कमजोर नाबालिगों के लिए एक जरूरी ढाल है, तो दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये किसी बेईमान नाबालिग को अपनी ही धोखाधड़ी से फायदा उठाने का मौका दे सकता है, जिससे दूसरी पार्टी को कोई कानूनी मदद नहीं मिलती। हाँ, एक बात जरूर है, वक्त के साथ कानून पूरी तरह से एक जगह नहीं रुका है। आज की अदालतें कुछ मामलों में पैसों की वापसी का आदेश दे सकती हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि नाबालिग के पास अभी भी वो खास चीज या प्रॉपर्टी मौजूद हो जो उसे कॉन्ट्रैक्ट में मिली थी। ये नियम आमतौर पे पैसों पर लागू नहीं होता। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या मोहरी बीबी का फैसला उचित सुरक्षा और अनुचित फायदे के बीच एक सही संतुलन बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून के छात्र और एक्सपर्ट्स आज भी बहस करते हैं। इस बारे में क्या विचार हैं?